Hello students, it's your economics class and today we will discuss chapter 7 aggregate demand and supply of macroeconomics. Students, अगर हम बात करें इस यूनिट में, ये जो यूनिट है हमारी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, कौन सी है? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर हम इस यूनिट की बात करें तो इसमें इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले किया है वो किया है एक इकोनॉमिस्ट जेएम कीन्स ने। इसमें ये जो थ्योरी क्रिएट करने के और कंस्ट्रक्ट करने के पीछे जो रोल है वो किसका है? जेएम कीन्स। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो करीबन 60 to 65% और 70% इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में कीन्स का ही रोल आता है। क्लियर? इनके टाइम पीरियड कब से कब तक है? 1929 से 1933 तक इन्होंने क्या किया? जबकि एक डिप्रेशन का टाइम था अमेरिका में, तो इन्होंने इस थ्योरी को कंस्ट्रक्ट किया था। क्लियर? और इनका मेन डिमांड क्या है? इनका जो वो था, जो मेन फोकस था वो किस पर था? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अब जानते हैं एग्रीगेट डिमांड होता क्या है। इट रेफर्स टू द टोटल डिमांड फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। और हम ये कह दें कि जितने वस्तुएं कंज्यूमर्स के द्वारा खरीदी जा रही हैं, दैट इज़ आर एग्रीगेट डिमांड। क्लियर? कि जो पूरे कंट्री में, पूरे इकोनॉमी में एक अकाउंटिंग ईयर में जो डिमांड है फाइनल गुड्स और सर्विसेज की, वो दैट इज़ एग्रीगेट डिमांड। क्लियर? डिमांड इट इज़ कैसा वो है? डिमांड आपका किस में लिया जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और एग्रीगेट डिमांड मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो हमें पता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? एग्रीगेट्स होते हैं, सम होता है। क्लियर? तो एग्रीगेट डिमांड क्या है? इट इज़ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एक तरीके से एक्सपेंडिचर है जो हमारे लोग हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। और प्लान्ड कंजम्पशन किस पर कर रहे हैं? वो प्लान्ड कंजम्पशन, एक्स एंटे मतलब प्लान्ड कंजम्पशन पर जो वो खर्चा कर रहे हैं, और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सभी सेक्टर में, जिससे क्या होता है? हर एक लेवल से क्या होता है? हर एक उससे इनकम अर्न होती है। हर कोई इनकम रिसीव करता है, क्योंकि कोई एक्सपेंडिचर करता है। क्लियर? कोई कंजम्पशन पे एक्सपेंडिचर करता है, कोई इन्वेस्टमेंट करता है। तो उससे क्या होता है? हर एक अलग अलग सेक्टर्स में, तो उससे क्या होता है कि इनकम जनरेट होती है। तो जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दैट इज़ एग्रीगेट डिमांड। वो क्या है? एग्रीगेट डिमांड। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ कुछ ना कुछ क्या पता परचेज करने के लिए कर रहे हो, कंजम्पशन में कुछ अपने लिए कंज्यूम करने के लिए, कुछ अपने लिए खरीदने के लिए हम एक्सपेंडिचर करते हैं। सो तो ऑल दीज एक्सपेंडिचर्स और इन्वेस्टमेंट आज एग्रीगेट डिमांड, इनको एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। क्लियर? अगर हम बात करें कीन्स के टर्म्स में, जो एग्रीगेट डिमांड है ये टोटल अमाउंट ऑफ मनी है विच द बायर्स आर रेडी टू स्पेंड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन गिवन पीरियड। डिमांड जैसे क्या होता था कि जब हम एग्री करते थे पेमेंट के लिए, विलिंग टू पे, तभी हम क्या है? हमारी वो डिमांड है। ऐसे ही एग्रीगेट डिमांड। तो कीन्स ने इसको साफ शब्दों में ये कहा है, साफ शब्दों में, कि जो अमाउंट मनी का जो कंज्यूमर्स हैं, जो बायर्स हैं, वो देने के लिए तैयार हैं। क्लियर? किसके लिए देने के लिए तैयार हैं? खर्च करने के लिए तैयार है। कोई भी फाइनल गुड और सर्विसेज को खरीदने के लिए एक अकाउंटिंग पीरियड में, वही आपकी क्या है? एग्रीगेट डिमांड। ये ध्यान में रखना है कि जो कीन्स ने एग्रीगेट डिमांड को मेजर किया है, सिर्फ फिजिकल गुड्स नहीं आएंगे उसमें, फिजिकल गुड्स और सर्विसेज इसमें टोटल, ये इसमें वो ही आएंगे। इट इज़ अ पार्ट ऑफ टोटल इनकम, ये टोटल इनकम का ही पार्ट है दैट सोसाइटी इज रेडी टू स्पेंड। अब इसके कंपोनेंट की हम बात करते हैं। अब एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, क्या क्या इसके कंपोनेंट होते हैं। तो कंपोनेंट इसके बेसिकली 4 कंपोनेंट होते हैं। क्लियर? इसमें फर्स्ट आ जाएगा आपका प्राइवेट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट और हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इट मीन्स कि जो हम लोग हैं, जैसे हम प्राइवेट हैं या फिर हम कंज्यूमर्स हैं, जो हमारे द्वारा एक्सपेंडिचर किया जाता है, हमारा पर्सनल कंजम्पशन जो होता है, जो हम हाउस होल्ड के द्वारा किया जाता है, वो होता है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इस पे डिपेंड करता है, ये किस पर डिपेंड करता है? डिस्पोजेबल इनकम पे, कि हमारी डिस्पोजेबल, हम खर्च करने योग्य हमारे पास इनकम कितनी है और कितनी हमारी खर्च करने की क्षमता है।
नेक्स्ट है आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड की अगर हम बात करें तो ये किनके द्वारा किया जाता है, इन्वेस्टर्स के द्वारा किया जाता है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे जो मान लो जो अपने एसेट्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इंक्रीज इन द फिक्स्ड एसेट, क्लियर, या इन फिक्स्ड एसेट में इंक्रीज करना, दैट इज इन्वेस्टमेंट। जैसे मशीन्स हो गया, टूल्स हो गया, फैक्ट्री, बिल्डिंग एट्सेट्रा, ये सब क्या है, अगर कोई इनमें इन्वेस्ट कर रहा है, मीन्स इनमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इट रेफर्स टू द डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स बाय प्राइवेट इन्वेस्टर। प्राइवेट इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जो प्राइवेट जो कैपिटल गुड्स की डिमांड होती है प्राइवेट इन्वेस्टर्स के द्वारा, वो आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड होता है। इसमें मतलब क्या करते हैं, वो इन्वेस्टर्स जो होते हैं नई नई मशीन्स खरीदते हैं, टूल्स खरीदते हैं, और जो उनके पास पहले से स्टॉक होता है उसमें वो ऐड करते जाते हैं नया नया खरीद कर, क्लियर। तो इन्वेस्टमेंट जो डिमांड होता है डिपेंड करता है किस पर, कि एफिशिएंसी की मतलब कि इन्वेस्टमेंट करने की कितनी उसकी कैपेसिटी है, क्लियर, और इंटरेस्ट रेट कितना है। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट को वो देख के खर्च करेगा ना कि उसको इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है या ज़्यादा मिल रहा है, क्लियर। तो अगर ज़्यादा मिलेगा इंटरेस्ट रेट तो उस पर ज़्यादा वो करेगा इन्वेस्टमेंट, और कम मिलेगा तो वो कम इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इस पर भी डिपेंड करता है। और साथ ही आपकी इन्वेस्टमेंट की एफिशिएंसी कितनी है, या फिर आपकी क्या कह दें कि आपकी कैपेसिटी कितनी है इन्वेस्टमेंट करने की। इन्वेस्टमेंट दो टाइप के होते हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। लेकिन जो कीन्स ने इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड किया है उसने ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को माना है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो होता है जो चाहे कोई हमें प्लान हो या ना हो, हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जो ज़रूरी होता है, जिसका इनकम से कोई इफेक्ट नहीं होता, इनकम चाहे कितनी भी हो हमें वो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, क्लियर। लेकिन जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है वो इनकम से रिलेटेड होता है। अगर आपकी इनकम आपको अलाउ कर रही है कि आप इन्वेस्टमेंट करो तो करोगे, अगर नहीं कर रही तो नहीं करोगे, क्लियर। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो डिमांड करते हैं गुड्स और सर्विसेज की, वो भी आपका किस में आ जाता है, आपका एग्रीगेट डिमांड में आ जाता है, क्लियर। क्योंकि अगर हम मॉडर्न इकोनॉमी की बात करें तो गवर्नमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बायर है गुड्स और सर्विसेज का, क्लियर। अगर आपकी बात करें इसमें जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है वो मैं कहती हूँ कि एक हर एक लेवल पे एक होता है। तो इसमें जो मेन रोल होता है वो किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। तो गवर्नमेंट जो होता है डिमांड किस किस चीज़ की कर सकता है, रोड्स के लिए डिमांड कर सकता है, स्कूल्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, पावर, इरिगेशन, क्लियर, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, डिफेंस के लिए, क्लियर। तो ये आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी आ जाता है इसमें। और इसमें लास्ट आता है डिमांड फॉर नेट एक्सपोर्ट और नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट रिप्रेजेंट करता है फॉरेन डिमांड फॉर गुड्स और सर्विसेज की। इट मीन्स कि व्हेन एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो जो डिफरेंस आता है उनका तो उसको बोलते हैं हम नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट जब एक्सपोर्ट एक्सीड करेगा इंपोर्ट से तो पॉजिटिव होगा, और एक्सपोर्ट नेगेटिव, वो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सीड करेगा एक्सपोर्ट से तो नेगेटिव, क्लियर। ये इन्फ्लुएंस करता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट डिपेंड करता है, इन्फ्लुएंस करता है किस पर, कंट्री पर, कि जिसमें उसके फैक्टर्स जैसे कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कैसी है, एक्सचेंज रेट क्या है, प्राइस और क्वालिटी क्या है गुड्स और सर्विसेज की। तो इस पर डिपेंड करता है कि हमारा एक्सपोर्ट नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड के 4 components होते हैं। AD is goes to C plus I plus G plus X minus M, where C represent what? C represent consumption expenditure, investment expenditure, government expenditure, plus X minus M it represent net exports, clear। So these all are the components of aggregate demand। लेकिन अगर बात करें simplicity of Keynes तो 2 टाइप की डिमांड की वो बात करता है। AD गोज टू C प्लस I। अगर 2 सेक्टर इकोनॉमी है मतलब तो उसमें क्या हो जाएगा आपका C प्लस I, इट मीन्स कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। सो अगर हम बात करें ये, अगर हम शेड्यूल देखें एग्रीगेट डिमांड की शेड्यूल अगर हम देखते हैं तो हमारे पास अगर इनकम 0 है, नेशनल इनकम इधर गिवन है 0, 10, 20, 30, 40, 50, इधर हमें कंजम्पशन गिवन है और इधर हमें इन्वेस्टमेंट गिवन है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ही हम इसमें लेते हैं क्योंकि कीन्स की हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, कीन्स ने कौन सा इन्वेस्टमेंट लिया है,
ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हर एक लेवल पर सेम होता है। मैंने अभी बताया है कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इनकम चाहे कितनी भी बढ़ जाए या कितनी ही कम हो जाए, ये आपके हर एक लेवल पर सेम होता है। आपका इसमें फिक्स है 20-20-20-20-20। तो C+I की बात करते हैं तो दैट इज इक्वल्स टू AD। अगर हमें एग्रीगेट डिमांड निकालना है तो C+I को हम नॉर्मली ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या जाता है, एग्रीगेट डिमांड। एक चीज़ इसमें नोटिस करने की है, जब हमारी इनकम ज़ीरो है, व्हेन आवर इनकम इज ज़ीरो स्टिल आवर कंजम्पशन इज पॉजिटिव एंड इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। क्यों? क्योंकि ये एक नेचुरल फिनोमिना है। हमारे पास कोई इनकम हो या ना हो, हम कंज्यूम तो करते ही हैं, है ना। हमें खाना भी चाहिए, हमें रहना भी चाहिए, चाहे हम कुछ कमाएं या ना कमाएं, है ना। कहा चाहे हमारी कोई इनकम हो या ना हो, हर एक को जो बेसिक नीड्स है वो तो अपनी पूरी करेगा। तो इनकम ज़ीरो होने पर भी हमारा कंजम्पशन 20 है। क्लियर? इसी वजह से है क्योंकि आपका क्या है, इनकम चाहे कुछ ना हो, हमें खाना पानी तो सब चाहिए। हमारी ये बेसिक नीड्स हैं, ये तो हमारी पूरी होगी ही होगी, चाहे हम कुछ कमाएं या ना कमाएं। क्लियर? जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, देखो कंजम्पशन भी बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। लेकिन जिस तेजी से इनकम बढ़ती है उस तेजी से कंजम्पशन नहीं बढ़ता है। क्लियर? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।